हाय, मेरा नाम आदित्य रावल है और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। आपका बहुत बहुत स्वागत है और शुभकामनाएं फराज के लिए। आपके शब्दों में फराज। बड़ा कठिन सवाल है ये। फराज एक ऐसी पिक्चर है जो एक रियल इंसिडेंट पे आधारित है। उन डायरेक्टर हैं हंसल मेहता साहब। ये बड़ी मतलब बड़ी रियलिस्टिक कहानी है, बड़ी ट्रैजिक कहानी है। ये हर पहलू को बड़ी सेंसिटिविटी से पोर्ट्रे किया गया है कहानी में। और हमारी यही आशा है कि लोग इसे देखें और इसे इसे अप्रिशिएट करें। और ये पिक्चर देखने के बाद जो बातें होंगी, जो डिस्कशंस होंगे, आई थिंक दिस फिल्म इज़ मेंट फॉर दैट। इट इज़ मेंट टू present different facets of how not just one particular religion, but how any particular religion or any ideology is sort of interpreted, how it is often misunderstood, sometimes purposefully for nefarious ends, and how the right kind of people stand up for the religion or for the ideology in the most hardest and the most darkest of times. आपको क्या लगता है आदित्य, इस समय जिस तरह का देश का माहौल है, जी। एक धर्म को लेकर लोगों के बीच में एक हेट्रेड कहीं ना कहीं पैदा हो जाता है किसी बात को लेकर, ऐसे में यह फिल्म कितनी मदद करती है विचारों को चेंज करने? सर, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये फिल्म उस बात को लेकर। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये सिर्फ हमारे देश में नहीं, दुनिया भर में एक्चुअली डिविजन्स जो हैं ज़्यादा बढ़ रहे हैं। एंड दैट इज़ इन मैनी पार्ट्स ड्यू टू सोशल मीडिया, आप इंटरनेट, इसके वजह से आपको, बिकॉज ऑफ द वे द एल्गोरिथम्स वर्क, आपका एको चेम्बर बन जाता है, आपके बिलीफ्स का, आपके आइडियोलॉजीज़ का। आप जो पढ़ते हैं, आप जिस चीज़ से अग्री करते हैं, जिस बातों से सहमत हैं, वही आपको फिर से मिल जाती है, वही आपको सुनने में मिलती है, वही आपको देखने में मिलती है, वही आपको पढ़ने में मिलती है। तो आपके जो विचार है, आपकी जो विचारधारा है, वो एक ही दिशा में बढ़ते जाती है। तो आपको ऑफ्टन कन्विंसिंग कॉन्ट्रडिक्टिंग पॉइंट्स ऑफ व्यू नहीं मिलते। तो दैट क्रिएट्स अ सॉर्ट ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन इट्स ओन वे। आप जैसे भी कहो, इट डजंट हैव टू एंड इन, मतलब आतंकवादी बनना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको किसी तो दिशा में ले जा रही हैं ये चीज़ें जो विदाउट द राइट काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म, विदाउट द राइट काइंड ऑफ ऑपोजिशन। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि आपका जो भी विचार हो, आपकी जो भी आइडियोलॉजी हो, उसको आपको कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन करते रहना चाहिए। आपको नॉट जस्ट आपके खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आप जो पढ़ते हैं, आप जो देखते हैं, अगर आप वही देखते रहे जो आपको जिस चीज़ से आप सहमत हो, तो वो आपको जो दिशा में ले जाती है, वो थोड़ा सा मेरे हिसाब से डेंजरस होता है। तो आई थिंक हमारी फिल्म जो है उस बात से भी डील करती है, कि एक ही चीज़ के बहुत सारे पहलू होते हैं, और आपको वही चीज़, फॉर एग्जांपल इन आवर फिल्म, आप वही सूरा पकड़ो कुरान शरीफ का, एक सेम सूरा 1000 अलग तरीक़ों से इंटरप्रेट किया जा सकता है। वही सूरा आप या तो आप सिंबॉलिक तरीके से समझो, या उसका आप लिटरल मीनिंग ले लो, तो आपका एक्शन, आपका रिएक्शन, आप खुद बड़े अलग हो जाते हो। तो आई थिंक ये पिक्चर वही प्रेजेंट करता है, और आई थिंक वही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म। कि कब शुरू हुई फिल्म की कहानी, कब आई, कौन से साल में, मैं पूछ रहा हूँ, और कैसे रूपरेखा कहाँ पे शूट हुई, थोड़ा सा? जी, तो मैं पहली बार मैं तो खैर अक्टूबर 2019 में हंसल सर, जहान, हमारे जो प्रोड्यूसर है साहिल सहगल, और महेश भट्ट साहब, वो चारों गए थे बांग्लादेश रिसर्च करने के लिए। तो वहाँ से जर्नी चालू हुई पिक्चर की। मैं जुड़ा रफली Jan-Feb 2020 में, और मुझे जब सर ने बताया, हंसल सर से मैं मिला, उनका जो नज़रिया था कहानी को लेके, वो इंसिडेंट को लेके, वो मुझे बड़ा ही दिलचस्प, बड़ा ही ट्रैजिक लगा, और उस कहानी का हिस्सा बनने का मुझे मौका मिला, तो मैंने मतलब दोनों हाथों से पकड़ लिया। और उस बात का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मुझे एक ऐसी पिक्चर का हिस्सा बनने का मौका मिला। फिर शूट कब हुआ? फिर तो कोविड आ गया होगा। जी जी जी, तो ये एक्चुअली फिल्म की जर्नी बड़ी लंबी रही है सर। हमने
प्रेपरेशन चालू कर दिया था, जस्ट बातें चालू हो गई थी, फिर कोविड आ गया और फिर तो मतलब वो तो लंबा चलते ही गया। अक्टूबर 2020 तक बाकी पिक्चरें शूट करना चालू हो गई थी, तो हमें भी ऐसा था कि हमारी पिक्चर कब शुरू होगी और काफ़ी दिक्कतें आई बीच में ऑन अ प्रोडक्शन लेवल और इन टर्म्स ऑफ हाउ टू फंड द फिल्म, क्योंकि ये है बड़ी कठिन कहानी। हम में से कोई भी स्टार कास्ट में कोई ऐसा जो था नहीं जो मतलब अगर हमारा नाम शामिल हो जाए तो कुछ बड़ा बजट मिलने वाला है, वैसा कुछ नहीं था। तो ऐसे समय पे अनुभव सिन्हा सर की सहायता मिली, बनारस मीडिया वर्क्स जो उनकी कंपनी है वो जुड़ गई पिक्चर के साथ, तो हमें थोड़ा सा हौसला मिला। हमें लगा कि यार जब मौका मिलेगा तब हम उतरेंगे। हमने प्रेपरेशन चालू किया और फिर सेकेंड वेव हिट हो गया, तो वापस दूसरी बार प्रेपरेशन चालू करके हम वापस रुक गए। हम वो दौर तो बड़ा ही कठिन था देश के लिए, दुनिया भर में बड़ी दिक्कतें आ रही थी। तो तभी एक तो वही वो डर था कोविड का, हमारे परिवार को लेके, दोस्तों को लेके, जो बाकी देश को लेके जो सिचुएशन खड़ी हो रही थी उसको लेके डर था, हमारे खुद के भविष्य को भी लेके डर था, इन द सेंस दैट हम जो पिक्चर, हमको जो मौका मिला है, क्या हम उतरेंगे मैदान में या नहीं, तो वो भी सवाल थे। तब एक्चुअली जहान और मैं हम मिलते गए, या तो जूम पे या तो जब भी लॉकडाउन ने अलाउ किया, साथ में मिलकर हम हमारी स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, फराज की हम दूसरी स्क्रिप्टें पढ़ रहे थे, हम बात कर रहे थे। तो ऐसा था कि यार कोई साथी मिल गया, वही आशाओं के साथ, वही डर के साथ। तो बड़ा ही स्पेशल टाइम था वो एक्चुअली। और वो जो समय था, आई थिंक मैं अगर पीछे देख के कहूँ तो मैं कहूँगा कि वो समय एक्चुअली बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा हमारे लिए, ये फिल्म डिस्कवर करने का, इसका पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कवर करने का और इन किरदारों को डिस्कवर करने का। तो वो जब सेकेंड वेव समाप्त हुआ, जब हम उतर पाए सेट पर, तब हमने कोविड बबल में रह के ये पिक्चर शूट की। और मतलब इतनी ट्रैजिक कहानी है, इतनी मतलब हमें जिम्मेदारी थी कि सेंसिटिवली पोर्ट्रे करना है, बट लेकिन साथ में काम करने का जो जो मौका मिला, जो हमने इतने प्यार मोहब्बत से साथ में हमने ये पिक्चर बनाई है, उसके लिए मैं बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ। मुझे लगता है मैं 2017-18 के आसपास आपकी मम्मी से मिला था, तो अच्छा। मैंने बोला था कि बच्चों को लेकर क्या योजना है, जी, तो जी। मैं जिस तरह की बातचीत सुना, मुझे लगा आप डायरेक्शन और राइटिंग में जा रहे हैं। जी 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 फिर एक्टिंग क्या था पहले से की करना? जी जी बिल्कुल। तो मैं राइटर भी हूँ, मैं एक्टर भी हूँ। तो मैंने काफ़ी दिग्गज डायरेक्टरों के साथ स्क्रिप्टें भी लिखी है। उसमें से एक पानीपत जो आशुतोष गोवारिकर सर ने बनाई है। मैंने एक्चुअली अभी भी एक पिक्चर लिखी है जो शूटिंग कंप्लीट हो गई है, हमने जस्ट डिलीवरी करनी है पोस्ट प्रोडक्शन करके जियो स्टूडियोज़ के साथ। तो वो भी होपफुली अर्ली दिस ईयर, मिडल ऑफ दिस ईयर तक आ जानी चाहिए। तो ये तो मेरी जर्नी हमेशा साथ में ही चली है एज अ राइटर, एज एन एक्टर। मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग राइटर मुझे एज एन एक्टर मुझे काफ़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ, जब भी मुझे स्क्रिप्ट आती है तो मैं समझ सकता हूँ कि राइटर क्या कहना चाह रहे हैं। एज अ राइटर मुझे बड़ी मदद होती है, बिकॉज आई एम एन एक्टर। मैं समझ सकता हूँ कि यार अगर मैं ये लाइन बोल नहीं पा रहा हूँ तो क्या कोई एक्टर बोल पाएगा। अगर मुझे ही पढ़ के मज़ा नहीं आ रहा है पढ़ने में, तो एक्टर को कैसे मज़ा आएगा। तो मैं वो आई थिंक मुझे वो जर्नी साथ में ही चलना, वो जर्नी पे साथ में ही चलना आई थिंक मुझे बड़ा ही फ़ायदेमंद लगता है। अच्छा, मैंने पहली मुलाकात में ये नहीं पूछा था कि आपकी परेश सर के बेटे हैं, तो इंडस्ट्री में जैसे जब स्टार किड आते हैं तो एक तो नेपोटिज्म वाली बात होती है, उस पर आपकी राय जानेंगे। दूसरा एक होता है कि एक बड़ी फिल्म, एक रोमांटिक फिल्म से लॉन्च भी हो सकता है जी। इन दोनों बातों को आप देखते कैसे और आपके विचार इस पर? तो पहली बात तो रही जो नेपोटिज्म की बात है, आई थिंक वो देखिए हर इंडस्ट्री में नेपोटिज्म एग्जिस्ट करता है। हमारे इंडस्ट्री में भी खैर है ही। मेरे पिताजी, मेरी मम्मी जो फील्ड में है उसके कई फ़ायदे हैं, क्योंकि मुझे एक्सेसिबिलिटी मिलती है। एज अ राइटर मैं किसी डायरेक्टर को अपनी स्क्रिप्ट पहुंचा तो सकता हूं, मतलब इन द सेंसेस वो पढ़े या ना पढ़े वो तो उन पे है, लेकिन मैं पहुंचा तो सकता हूं, उनके दरवाजे पे मैं खटखटा सकता हूं। एज एन एक्टर मैं लोगों को मिल सकता हूं, उनके लिए ऑडिशन कर सकता हूं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अगर मेरा काम अच्छा नहीं है तो कोई मुझे लेगा ऐसा ज़रूरी है नहीं। और अगर ले भी लिया मुझे किसी पिक्चर में या मेरी स्क्रिप्ट बन भी गई,
अगर काम अच्छा नहीं है तो एक दो मौके मिल जाएंगे बस, और कोई मौके मिलने हैं नहीं, क्योंकि आपको फिर अपने पैरों पे खड़ा होना है। तो मेरे लिए वो था कि यार देखो आपके एडवांटेजेस हैं, उसका आप फ़ायदा उठाओगे, जाहिर सी बात है, लेकिन आपको वो बात का भी माइंडफुल होना है कि यार जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। तो रही बात वो नेपोटिज्म की, तो यस एब्सोल्युटली आई एग्री विथ यू। दूसरा सवाल आपका? दूसरा सवाल ऐसा है जैसे कि और रही बात वो जैसे आपने कहा लॉन्च की, तो हमारे घर में तो माहौल हमेशा ऐसा ही रहा है कि यार आप अपना काम ढूंढो खुद, अपनी राह पे चलो, और फिर क्या होता है ना, जो सक्सेस और फेलियर्स होते हैं वो आपके सक्सेस और फेलियर्स होते हैं, वो किसी और के बलबूते पे नहीं किए जाते, नहीं मिलते। तो आई थिंक उस बात से जब भी आपको सक्सेस मिलती है कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है, और जब भी आपको कुछ फेलियर्स होते हैं तो आपको समझ में आता है कि भाई ये गलती मेरी है, आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। तो आई थिंक हमारे घर में हमेशा ये माहौल रहा है। रही बात कहानियों की, बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की, तो आशा है ही कि अलग अलग कहानियों का हिस्सा बने, अलग अलग किरदार आप दर्शा पाएँ। तो मेरी पहली पिक्चर जो थी बम्फाड़, वो भी एक यू कैन से रोमांटिक ड्रामा दैट डिसेंड्स इनटू अ थ्रिलर, तो वो किरदार भी प्ले करने का मुझे बड़ा ही मज़ा आया। फराज में तो मतलब माहौल ही अलग था, रियलिस्टिक फिल्म है, बड़ी सेंसिटिविटी से पोर्ट्रे किया जा रहा है, तो उसमें भी जो मतलब मुझे एज एन आर्टिस्ट जो फुलफिलमेंट मिली, तो उसके लिए मैं बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ। आई थिंक खुद को किसी डब्बे में डालना कि यार आपको इसी से लॉन्च होना है, उसी से लॉन्च होना है, तो आप क्या कर देते हैं, आप जो कमाल की अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं आप उसको आप नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि आपका कोई दिमाग किसी और पैकेज पे सेट होता है, और हमने कभी पैकेज के हिसाब से कुछ सोचा ही है नहीं। अच्छे डायरेक्टर, अच्छे निर्देशक, अच्छे रोल, वही है बस। और जितने मौके मिले उसका जितना भी फ़ायदा उठा सके हम उठाने की कोशिश करते हैं, एकदम कोशिश करके। पापा की एक फिल्म जिसका रीमेक आप करना चाहेंगे अगर मौका मिले तो? रीमेक तो मैं कहूँगा कि आई एम नॉट श्योर कि कोई ऐसी, मतलब बिकॉज आई थिंक मैं ऐसा मानता हूँ कि यार रीमेक क्यों करें, अगर कोई वजह ना हो तो आप क्यों रीमेक करें पिक्चर। या तो आप जैसे यू नो आप कुछ अडेप्ट करें या री इंटरप्रेट करें तो बात अलग है, लेकिन उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल का रोल प्ले किया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी एक महान महान इंसान जैसे सरदार पटेल हो, तो उनकी ज़िंदगी तो इतनी बड़ी है, इतनी रिच है, इतने इंसिडेंट्स हैं, उनके इतने डिसीजंस हैं, उनका इतना काम है कि उन्होंने जो एक पिक्चर में किया वो तो उन्होंने दिखा दिया, बट इज़ देयर अनदर फैसेट ऑफ लाइफ दैट कैन बी एक्सप्लोर्ड ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आई थिंक वो बड़ा ही दिलचस्प किरदार होगा अगर कभी मौका मिले तो, या तो लिखने का या एक्टिंग करने का भी। मैंने देखा कि गुजरात के लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, तो अपने रूट्स में जाके गुजराती फिल्मों में कुछ करना है? सवाल ही नहीं है, बेशक बेशक, मैं फिर से लूँगा ये, सवाल ही नहीं है, बेशक। मतलब मैं तो मेरा तो इरादा है ही वही कि हम जब देखते हैं यार, हम मलयाली सिनेमा देखते हैं, वो लोग इतना कमाल करते हैं, तेलुगु तमिल में भी तो करते ही आ रहे हैं लोग, तो हमें भी ऐसा लगता है कि यार क्यों गुजराती सिनेमा में नहीं। हम मतलब बंगाली सिनेमा देखते देखते बड़े हुए हैं। मेरे नाना जी जो थे बच्चू संपत, जो INT इंडियन नेशनल थिएटर के प्रोड्यूसर थे, उन्होंने तो थोड़ी बंगाली भी सीख ली थी ताकि वो सत्यजीत रे या ऋत्विक घातक सर की पिक्चर देखें बिना सबटाइटल्स के। तो मेरा हमेशा इरादा ऐसा रहा है कि यार क्यों ना गुजराती सिनेमा भी उस मुकाम तक पहुँचे, और मैं ऐसा मानता हूँ कि कमाल के डायरेक्टर्स हैं अभी, यू नो। तो जैसे जो डायरेक्टर साहब ने जो हिलारो बनाई है, उनके साथ भी बातें हो रही थी कि कुछ शायद हम करें, तो मेरा तो इरादा है ही, पक्का इरादा है कि हम गुजराती पिक्चरें भी करें, क्योंकि व्हाई नॉट, अपनी मातृभाषा है, और हम अपनी मातृभाषा में नहीं बनाएंगे तो और कौन बनाएगा। और जब घर में कलाकार माता पिता दोनों हों तो साथ में काम करने के भी वो बिल्कुल, तो क्या कुछ बात होती है साथ में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो एक्चुअली एज अ राइटर तो मैंने उनके साथ ऑलरेडी काम कर चुका हूँ। उनकी जो पिक्चर थी डियर फादर, जो इनफैक्ट गुजराती पिक्चर है, राइट, तो उसमें मैंने स्क्रीन प्ले में सहायता करी थी। मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं कहता हूँ कि स्क्रीन प्ले में सहायता करी थी, स्क्रीन प्ले लिखा था, लेकिन जो हिट नाटक होता है 350 शो का, जिसकी ऑलरेडी हिंदी में नाटक हुआ है, गुजराती में नाटक हुआ है, मराठी का भी नाटक था, तो उसको आप अडेप्ट करके आप स्क्रीन पे डाल रहे हो, तो एज अ स्क्रीन राइटर आपका काम बड़ा ही आसान होता है। बट उसमें मेरा थोड़ा सा योगदान था। मैंने जो पिक्चर अभी लिखी है जियो स्टूडियोज़ के साथ, तो उसमें भी पिताजी ने किरदार निभाया है,
जो पिक्चर मैं खुद तो मुझे लगता है बड़े मज़ेदार पिक्चर है। तो ऑफ कोर्स वो तो है ही, एंड क्यों ना करें, एक ही घर में अगर आर्टिस्ट हैं, मेरी मम्मी हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे पिताजी हैं, तो उनके साथ क्यों ना काम करें अगर मौका मिले। हम इनफैक्ट मौका मिले कि हम तो खुद मौका बनाने की भी कोशिश करते हैं कि यार कुछ साथ में कर पाएँ। वो 3 डायरेक्टर जिनके साथ आप कीन हैं काम करने के लिए। ये तो बड़ा ही मुश्किल सवाल है क्योंकि ये लिस्ट तो मतलब बहुत लंबी है। आई वुड से हंसल सर तो थे ही लिस्ट पे। आई एम सो ग्लैड कि मौका मिला उनके साथ फिर से भी मैं काम करना चाहूँगा। मुझे अभिषेक चौबे सर बहुत पसंद है, मुझे हनीत रेहान सर बहुत पसंद है, विशाल भारद्वाज सर की पिक्चरें हैं जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ। अनुराग कश्यप सर ने हमारी पहली पिक्चर प्रोड्यूस करी थी बम्फाड़, उनके डायरेक्शन के अंडर काम करना आई थिंक मेरे लिए एक बहुत ही मेरी आशा है कि वैसे अपॉर्चुनिटी मिले। लेकिन सर मैं अगर किसी के भी नाम लूँ तो इट्स एन इनजस्टिस टू द रेस्ट ऑफ द नेम्स ऑल्सो, बिकॉज इतने दिग्गज डायरेक्टर हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ। आज इस समय एक हीरोइन जिसके साथ पर्दे पर आपको रोमांस करना है। वैसी कोई वैसा कुछ मैंने सोचा है नहीं। आई थिंक देर आर सम यंग एक्टर्स दैट आर फैब्यूलस। मैंने शालिनी पांडे के साथ बम्फाड़ पिक्चर में काम किया था। शी इज़ अ फंटेस्टिक एक्टर, आई वुड लव टू वर्क विथ हर अगेन। श्रेया धनवंतरी जो है वो भी मुझे कमाल की एक्टर लगती है। इनफैक्ट मैं उसे कल ही कह रहा था कि मैं और पिताजी उसके ऐड आते थे अमेज़ॉन के, तो हम रिवाइंड करके वो ऐड दिखते थे क्योंकि उसकी एक्टिंग वो एड्स में बहुत कमाल होती थी। तो वो है, देयर आर सो मेनी मोर एक्टर्स। मतलब जो बड़ी एक्ट्रेसेस हैं, आलिया भट्ट कमाल की एक्टर है, मतलब शी इज़ जेन्युइनली एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। तो इनमें से किसी भी एक्टरों के साथ काम करने का मौका मिले तो मैं बड़ा ही शुक्रगुजार रहूँगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।